वेलकम सभी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ 2021 की, और उसी में आज हमारी 17 क्लास है जिसमें हम फिर से थ्योरी के 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 8 जनवरी 2022 को पूछे गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, चाहे आप यूटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एचटेट की तैयारी करें, चाहे यूपीटेट या सीटेट, क्योंकि ये क्वेश्चन साइंस के हैं और साइंस में सभी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो ये सीरीज़ सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके एग्ज़ाम में साइंस आती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ से सीखने को मिलेंगी। जिसने ये सीरीज़ स्टार्टिंग से नहीं देखी है, मतलब क्लास 1 से नहीं देखी है, तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा जिसमें आप क्लिक करेंगे तो आप क्लास 1 पर पहुंच जाएंगे, जहां से हमने 16 दिसंबर से पेपर सॉल्व करने शुरू किए थे। अगर किसी को कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, तो मैं पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो कमेंट में भी उनको दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि बना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। और ये क्वेश्चन 2011 से 2019 के जो प्रीवियस ईयर कराए हैं एक ही क्लास में। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है कि जिसमें 2011 से 2019 के सारे प्रीवियस ईयर साइंस के एक ही क्लास में कराए गए हैं, तो आई बटन में आपको अभी के अभी एक वीडियो का लिंक मिलेगा। उस वीडियो पर क्लिक करते ही आप उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे जहां पर 2011 से 2019 के साइंस के प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे, और उन्हीं में से रिपीट करके ये क्वेश्चन बना 2021 में, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन है। और इससे 2022 में भी 100% क्वेश्चन जो है वो आपका आएगा ही आएगा। और जिसने सीरीज़ देखी है तो वो अब बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पर बताना है कि नीचे दिए गए अभिकारकों के समूचों पर विचार करिए और बताइए कहाँ पर अभिक्रिया होगी। रिएक्शन विल टेक प्लेस, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट। तो हमको बताना है कहाँ पर रिएक्शन होगी। रिएक्शन तभी होगी, और यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो विस्थापन तभी होगा जब यहाँ पर जो एलिमेंट दिए हैं, सिंगल एलिमेंट जो दिए हैं, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, तो ये जिंक और आयरन, जब ये जो सॉल्यूशन दिया है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये एल्युमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में जो एल्युमिनियम है, अगर ये सिंगल मेटल, ये सिंगल एलिमेंट अगर इस सॉल्यूशन में पड़े एलिमेंट को निकाल देंगे तभी वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, या मतलब कोई भी रिएक्शन होगी। और ये जो एलिमेंट हैं, इस सॉल्यूशन में पड़े हुए एलिमेंट्स को, चाहे कॉपर हो चाहे एल्युमिनियम हो, इनको ये कब निकाल पाएंगे? जब ये जो सिंगल एलिमेंट है, अगर ये इस सॉल्यूशन में पड़े एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो कहने का मतलब ये जो सिंगल एलिमेंट हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होने चाहिए जो सॉल्यूशन में पड़े एलिमेंट हैं उनसे, तभी क्या करेंगे? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे, विस्थापन करेंगे और खुद वहाँ पर प्लेस ले लेंगे और एल्युमिनियम को बाहर कर देंगे, अगर रिएक्शन हुई तब। अब यहाँ पर अगर हम देखें, जब हम रिएक्टिविटी सीरीज़ देखते हैं, मैंने बहुत सी क्लासेस में आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ दिखाई है, तो आप चाहे नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी मिल जाती है। तो एल्युमिनियम काफ़ी ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में और जिंक जो है वो नीचे होता है। इट मीन्स जो एल्युमिनियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो जिंक है वो उतना रिएक्टिव नहीं है। और यहाँ पर जब ये सिंगल एलिमेंट इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है आपका एल्युमिनियम से, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आयरन भी उतना रिएक्टिव नहीं है कि सॉल्यूशन में से क्या करे, एल्युमिनियम को निकाल दे। लेकिन अब अगर मैं सी और डी की बात करूं, तो यहाँ पर Fe क्या है? आपका आयरन है। तो ये जो आयरन है, ये Cu क्या है? कॉपर है। जब हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं तो उसमें आयरन ऊपर होता है और कॉपर काफ़ी नीचे होता है। इट मीन्स अब ये जो सिंगल एलिमेंट है आयरन, ये काफ़ी रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू इस सॉल्यूशन में पड़े कॉपर सॉल्यूशन के में जो कॉपर है। तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी और ये आयरन जो है FeSO4 बना लेगा और कॉपर को क्या कर देगा? बाहर कर देगा, और यही आपकी विस्थापन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो होगी।
तो यहाँ पर क्यों इसने इसको बाहर कर दिया कॉपर को, क्यों, क्योंकि जो आयरन था Fe था ये ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन हो गई। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी रिएक्शन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जिंक भी रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से क्या होता है, ऊपर होता है, मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और जब जिंक यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, क्यों, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है, रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से केसेस में रिएक्शन विल टेक प्लेस, रिएक्शन विल टेक प्लेस इन C एंड D। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर से ही रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है। एन एलिमेंट X इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तत्व X जो है वो विद्युत का कुचालक है। इट बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ गैस विच डिजॉल्व इन वाटर एंड देन द सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। द एलिमेंट X इज। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ ये जलकर एक गैस उत्पन्न करेगा और फिर ये जल में भी घुलनशील है, और साथ में क्या करता है, जब यहाँ पर जल में घुलने के बाद जो एक सॉल्यूशन मिलेगा वो विलियन, वो सॉल्यूशन क्या कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ब्लू को रेड कर देता है। तो अब हमें यहाँ पर ये एलिमेंट X बताना है। और आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया है कि नीले को लाल कौन करते हैं, आपके एसिड। ये बात दिमाग में ध्यान रखिएगा, अम्ल जो होते हैं, एसिड जो होते हैं वो नीले को लाल करते हैं, जबकि जो बेस होते हैं, क्षारक होते हैं, वो लाल को नीला करते हैं। इट मीन्स जो फाइनल सॉल्यूशन बना होगा वो एसिडिक होगा, तभी क्या हुआ, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया। और एसिडिक हमारा कौन सा होता है, हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, वो हमारा सल्फ्यूरस एसिड होता है। इट मीन्स ये जो एलिमेंट था वो आपका सल्फर था। आप इसी से समझ जाएंगे अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, क्योंकि थ्योरी में हम सल्फर के बारे में ही पढ़ते हैं कि वो ब्लू को रेड कर देता है। अब बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, ये देखिए जो सल्फर होता है ना, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब सल्फर रिएक्शन करता है तो ये आपका बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बनाता है। अब जब ये सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करेगी तो ये बनाएगी क्या, सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनाएगी, आपका सल्फ्यूरस एसिड। यहाँ पर हमको सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा जिसका फॉर्मूला होता है H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड मत समझ लीजिएगा, उसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। सल्फ्यूरस एसिड बनाता है और ये सल्फ्यूरस एसिड सीधी सी बात है नीले को लाल कर देगा। तो यहाँ पर जो एलिमेंट X है वो सल्फर है। सब कुछ डिटेल में अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द वेरियस स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल आर गिवन बिलो। नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण नीचे दिए हैं और हमको चरणों का सही क्रम जो है, जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, वो हमको यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन अब आपको यहाँ पर समझना भी होगा। बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो सब जो ऑर्गेनिज्म है वो यूज़ करेंगे, और लास्ट में यूज़ करने के बाद वो नाइट्रोजन जो है फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में ही बदल जाती है। इसलिए जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है एटमॉस्फेयर में वो हमेशा सेम ही होता है। और वो सेम क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, पूरा एक नाइट्रोजन का साइकिल चलता है, और उस साइकिल के दौरान वो नाइट्रोजन फिर से क्या होता है, यूज़ होने के बाद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में ही बदल जाती है। तो पूरा सीक्वेंस कैसे होता है वो हम समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो लाइटनिंग होती है वो स्ट्राइक करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना, ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है वो जब बिजली कड़कती है तो वो बिजली से टकराती है, और टकराने के बाद यहाँ पर क्या होता है, रेन वॉशेस डाउन द गैशियस नाइट्रोजन कंपाउंड टू सॉइल। बिजली कड़क रही है, इट मीन्स बारिश होगी, अगर बारिश होती है तो वो जो रेन क्या करती है, वो जो गैशियस नाइट्रोजन का कंपाउंड बना है जो लाइटनिंग के बाद, वो गैशियस नाइट्रोजन कंपाउंड को सॉइल में डाल देती है। तो कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कहाँ पहुँच गई, आपकी सॉइल में पहुँच गई। उसके बाद क्या होता है, ये जो प्लांट होते हैं अपटेक द नाइट्रोजन कंपाउंड। देखिए जो नाइट्रोजन सॉइल में आ गई है तो वो नाइट्रोजन सॉइल से क्या होता है, आपके पौधों में पहुँच जाती है, क्योंकि पौधों को भी नाइट्रोजन चाहिए होती है।
और फिर वो जो नाइट्रोजन पौधों में पहुंच गई, उन पौधों को कौन खा लेते हैं? प्लांट खा लेते हैं। और जब वो प्लांट उन पौधों को खा लेते हैं तो पौधे नाइट्रोजन यौगिक को अवशोषित कर लेते हैं। प्लांट अपटेक द नाइट्रोजन कंपाउंड, उन्होंने ले लिया उसको, और उसके बाद क्या होता है? एनिमल ईट प्लांट, एनिमल जो होते हैं वो उन प्लांट्स को खा लेते हैं और वो भी अपना वेस्ट जो निकालते हैं उनमें से नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है वो बाहर हो जाता है। पशु पौधों को ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन के यौगिक जो है शरीर से बाहर कर देते हैं। और जब वो बाहर हो जाते हैं तो लास्ट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन को फिर से गैसियस नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरह से जो गैसियस नाइट्रोजन है लास्ट में आके गैसियस नाइट्रोजन की फॉर्म में ही बन जाती है। तो यहाँ पर सही सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले क्या हुआ था? लाइटनिंग हुई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की, उसके बाद वो नाइट्रोजन क्या हुआ? रेन के थ्रू सॉइल में आ गई और उसके बाद प्लांट ने उस नाइट्रोजन को क्या करा? ले लिया और उसी नाइट्रोजन को फिर एनिमल ने क्या करा? खा लिया और एक्सक्रीट कर दिया वेस्ट को बाहर। और फिर जो आपके एक्सक्रीट कर दिया बाहर और उसके बाद सबसे लास्ट में जो बैक्टीरिया हैं वो उस नाइट्रोजन के कंपाउंड को फिर से गैसियस नाइट्रोजन में जो है वो बदल देते हैं। तो पूरा सीक्वेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 एनसीईआरटी में क्लास 6 में ही हम पढ़ते हैं ये। द केमिकल एडेड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड सैंपल आर, किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए आप किन रसायन का प्रयोग करेंगे ये हमको बताना है। हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या, सबसे पहले हम एक फूड लेंगे, फूड का हम क्या करेंगे? उसका हम चूरा कर देंगे। चूरा करने के बाद हम क्या करते हैं? उस फूड को एक टेस्ट ट्यूब में, जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हम डाल देते हैं। अब जो वो चूरा हुआ फूड है वो टेस्ट ट्यूब में डल गया, अब उसमें हम क्या करेंगे? 10 ड्रॉप ऑफ क्या डालेंगे? पानी की डाल देंगे, 10 बूंदे पानी की डालेंगे और उसको हिलाएंगे। उसके बाद अब हमें प्रोटीन का टेस्ट करना है, जो फूड हमने उसमें डाला टेस्ट ट्यूब में और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया 10 ड्रॉप। उसके बाद हम उसमें 2 बूंद क्या डालेंगे? कॉपर सल्फेट की डालेंगे। 2 बूंद किसकी डालेंगे? कॉपर सल्फेट की डालेंगे। और उसके बाद उसमें 10 बूंद कास्टिक सोडा की डालते हैं। किसकी डालते हैं? 10 बूंद कास्टिक सोडा की डालेंगे और उसके बाद उसको हिलाएंगे, थोड़े टाइम के लिए रखेंगे। अगर वो सॉल्यूशन वॉयलेट कलर देता है, अगर वो सॉल्यूशन डार्क पर्पल या वॉयलेट कलर अगर हमें देता है, इट मीन्स उस फूड में क्या है? प्रोटीन जो है वो प्रेजेंस है। इस तरह से प्रोटीन की टेस्टिंग आपकी होती है। पूरा सीक्वेंस मैंने आपको समझा दिया। क्यों समझा है? क्योंकि सीटेट ने पूरा सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछा है। तो याद रखेंगे, पहले 10 बूंद पानी की डालेंगे, उस वो चूरा हुआ जो टेस्ट ट्यूब में फूड पड़ा है। उसके बाद उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालेंगे और उसके बाद 10 बूंद कास्टिक सोडा डालेंगे। फिर अगर वो वॉयलेट कलर देगा या डार्क पर्पल कलर देगा, इट मीन्स उसमें प्रोटीन है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। हमने प्रयोग करा किसका? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का। फिर 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द लाउडनेस ऑफ साउंड एंड इट्स एम्पलीट्यूड। हर क्लास में मैंने बताया और इससे क्वेश्चन हर सीरीज में बना है और अब तो आपके माइंड में ये रट गया होगा कि लाउडनेस का संबंध एम्पलीट्यूड से होता है और फ्रीक्वेंसी का संबंध पिच से होता है। बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। जैसे जैसे लाउडनेस बढ़ती है या एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो लाउडनेस भी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो पिच बढ़ती है। तो फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन पिच से होता है और लाउडनेस का कनेक्शन एम्पलीट्यूड से होता है। अब इनका क्या रिलेशनशिप है? इनका ध्वनि की उच्चता और उसके आयाम का क्या संबंध है, अब ये हमको बताना है। तो मैं बताती हूँ आपको क्या। लाउडनेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है एग्जाम में क्या, कि अगर मैं एम्पलीट्यूड को दुगना कर दूं तो बताइए लाउडनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब एम्पलीट्यूड 1 था, 1 का स्क्वायर, तो लाउडनेस भी आपकी 1 का निकल कर के आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब मैंने इस एम्पलीट्यूड को दुगना कर दिया, दुगना कर दिया मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 4। तो जो मेरी लाउडनेस है वो कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। समझ में आया?
अगर एम्पलीट्यूड दुगना होता है तो लाउडनेस जो है वो 4 गुना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 2 के स्क्वायर में चलती है, तो लाउडनेस यहाँ पर 4 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। और किस तरह से एक और क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। ये देखिए सोलर सिस्टम से क्वेश्चन बना। अगर आपको पर्टिकुलर सोलर सिस्टम वाली वीडियो देखनी है जिसमें मैंने ये सब अच्छे से आपको समझाए हैं, तो आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप पर्टिकुलर सोलर सिस्टम वाली क्लास पर पहुंच जाएंगे। तो वो क्लास आप देख लेंगे तो सोलर सिस्टम वाला जितने भी डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। एस्ट्रॉइड, कॉमेट, मीटियोर्स क्या होते हैं ये सब आपको समझ में आ जाएंगे उस क्लास से। तो आई बटन में जो प्लेलिस्ट का वीडियो का लिंक आ रहा है उसको देख लेंगे। और अगर किसी को स्टार्टिंग से सीटेट साइंस की तैयारी करनी है तब भी वो क्या करें, आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे 32 क्लासेस पर पहुंच जाएंगे। वो 32 क्लास की थ्योरी देख लें, उनके नोट्स बना लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर किसी को स्टार्टिंग से तैयारी करनी है। और कोई प्लेलिस्ट आपको अगर नहीं मिल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्टिकुलर प्लेलिस्ट भी आपको दे दूँगी। बाकी आप मैम को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे फॉलो कर रखा है और वहाँ पर उनको कोई डाउट होता है तो वो मुझसे पूछ लेते हैं। शिल्पी चौधरी लांबा, आप ऐसे ही सर्च करेंगे ना, शिल्पी चौधरी लांबा, पूरा LAMBA, शिल्पी चौधरी लांबा से सर्च करेंगे तो वहाँ पर मैम की जो आईडी है वो आ जाएगी। तो आप वहाँ पर भी मैम को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं पर्टिकुलर इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, पूरा उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगी ताकि आप इजीली उस पर पहुँच जाएँ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम है ये कॉलम ए में, और उनकी जो करेक्टरिस्टिक हैं वो हैं कॉलम बी में। स्तंभ ए में सौर मंडल के सदस्यों का मिलान और स्तंभ बी में उनके जो गुण धर्म हैं उनका उनसे मिलान करना है। अब यहाँ पर एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, देखिए हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं जो बेसिकली हम बात करते हैं। आपका हो गया मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। उसके बाद आ जाता है यहाँ से जुपिटर। तो इस मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होती है। बेल्ट होती है किसकी, पत्थरों की, धुएं, मतलब वहाँ पर जो वो है पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो रॉक हैं उनकी एक बेल्ट बन जाती है और उसी बेल्ट को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। तो मार्स और जुपिटर को अलग करती है कौन सी बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट। और बेसिकली एस्टेरॉइड है क्या, रॉक्स, डस्ट पार्टिकल की पूरी एक ये बेल्ट सी बन जाती है। और ये बेल्ट ही जो प्लैनेट्स होते हैं उनको 2 हिस्सों में बांट देती है। ये 4 प्लैनेट तो होते हैं इनर प्लैनेट, और ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और आपका नेपट्यून वो होते हैं आपके आउटर प्लैनेट। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये चारों के चारों इनर प्लैनेट हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और आपका नेपट्यून वो आपके आउटर प्लैनेट हैं। और इनको अलग कौन कर रही है, मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉइड बेल्ट है। तो एस्टेरॉइड क्या है, ये आपकी यहाँ पर मैच हो जाएगी इससे, स्मॉल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द गैप बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तारा रूप क्या है, छोटे पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच के स्थान में उपस्थित होते हैं वो आपके यहाँ पर तारा रूप एस्टेरॉइड होते हैं। इट मीन्स ए का जो है वो कॉम्बिनेशन सेकंड से हो गया, और जब ए का सेकंड से है तो ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। आपका थर्ड या फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या हो जाना है, आपका सही हो जाना है। धूमकेतु, कॉमेट्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, ये कुछ इस तरह के होते हैं, पतली सी पूंछ इनके पीछे को होती है और ये चमकते हुए से चले जाते हैं सूरज की तरफ को। तो ये आपके कॉमेट्स होते हैं। बाकी आप जब वो क्लास देख लेंगे सोलर सिस्टम वाली तो वहाँ से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कॉमेट्स क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी विद ब्राइट हेड एंड लॉन्ग टेल। इनके क्या होता है, शीर्ष जो होता है वो चमकदार होता है और लंबी पूंछ वाले जो आकाशीय पिंड होते हैं वो आपके धूमकेतु होते हैं। तो बी का जब 4 हो जाएगा तो मतलब ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर सही होगा आंसर। उल्का पिंड क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं, जिसे हम इंग्लिश में आपका मीटियोर्स बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेजनली एंटर द अर्थ सरफेस, जो रेयर से ही क्या होता है अर्थ सरफेस में एंटर करते हैं। छोटे पिंड जो कभी कभी पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो वो आपकी क्या होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। और उपग्रह जो आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो क्या होते हैं, जो पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं। जैसे जो मून है, मून तो आपका नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन जो सैटेलाइट हमने भेजे हैं वो क्या है, वो सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं।
ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अर्थ एज मच एज क्लोजर डिस्टेंस, जो पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर एक नज़दीकी दूरी पर चक्कर लगाते हैं वो आपके उपग्रह होते हैं। आर्टिफिशियल पर्टिकुलर जो भेजे गए हैं, नेचुरल आपका क्या हो जाता है, एक ही है अर्थ का, वो है आपका मून। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये भी प्रीवियस ईयर से रिपीट करा हुआ क्वेश्चन ही है। 2000 आपका जो 11 से लेके 2019 की प्रीवियस ईयर जो है उन्हीं से रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता, ये हमको बताना है। जो सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होते हैं, जिनमें आयन रिलीज नहीं होंगे, H+ आयन, OH-, वो अगर उनमें से रिलीज नहीं होंगे, इट मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। आयंस का रिलीज, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना ज़रूरी है, तभी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होगी। लेमन जूस क्योंकि एसिडिक है तो यहाँ पर आयन रिलीज होंगे, केमिकल रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो लेमन जूस में हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है, अगर कोई तार लगा रखे और उसके बीच में लेमन जूस है और लेमन जूस के अंदर से अगर तार जा रहा है तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो लेमन जूस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कोई बाधा नहीं करेगा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, जो शुगर का सॉल्यूशन होता है ना, वो न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन होता है, उसमें आयन रिलीज नहीं होंगे, तो यहाँ पर कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो वो शर्करा का विलयन ही हो जाएगा, शुगर का सॉल्यूशन ही हो जाएगा। क्योंकि ये हम सब एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, कोई नया नहीं है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है पर्टिकुलर कि शुगर का सॉल्यूशन हो गया, चाहे आपका हनी का सॉल्यूशन हो गया, ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। चाहे आपका वेजिटेबल ऑयल हो गया, इनमें इजीली क्या होगा, आयन रिलीज नहीं हो पाएंगे। चाहे आपका शुगर का सॉल्यूशन है, चाहे आपका क्या हो गया हनी का सॉल्यूशन, चाहे आपका ऑयल हो गया। उसके अलावा कास्टिक सोडा, कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट तो इजीली क्या करेगा, आयन रिलीज करेगा। तो लेमन जूस, कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन, ये सारे के सारे, कॉमन सॉल्ट, ये सब क्या है, आयन रिलीज करेंगे, शुगर सॉल्यूशन नहीं करेगा। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आ गया, औसत चाल से क्वेश्चन आया। प्रीवियस क्लास में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। देखिए, दूरी, गाड़ी में दूरी जो दिखाता है वो कौन सा मीटर दिखाता है, वो आपका ऑडोमीटर होता है। क्या होता है, ऑडोमीटर होता है। तो जो ऑडोमीटर है बस का, वो 4000 किलोमीटर है। देखिए 4000 किलोमीटर है, यहाँ 400 लिखा है तो इसको 4000 करेंगे। एट द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली में चलने से पहले बस का ऑडोमीटर इतना था, और जब वो दिल्ली पहुंच गई, अपने डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य पर पहुंच गई, तो उसका जो किलोमीटर रीडिंग है वो बढ़कर कितना हो गया, 4150। इट मीन्स उसने कितनी दूरी कवर कर ली, 150 किलोमीटर की दूरी जो है वो कवर करी। और इस दूरी को कवर करने में उसे 3 घंटे लगे। 3 घंटे में वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया। तो हमको औसत चाल बतानी है, लेकिन जो औसत चाल बतानी है ना, वो मीटर पर सेकंड में बतानी है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बस यहीं पर थोड़ा घुमा दिया, उसको मीटर पर सेकंड में पूछ लिया। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो 150 किलोमीटर का था। कितने समय में कवर किया, 3 घंटे में कवर किया। यही आपकी औसत चाल होगी, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस भी पता चल गया, टोटल टाइम भी दे रखा है। इसको कट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये जो 50 किलोमीटर पर आवर निकल कर आई, ये आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में निकल कर आई। हमसे पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप मैथ्स में पढ़ते ही होंगे। 5 5 या 25, तो ये हो गया आपका 250/18, 250/18। अब जब आप इसकी डिवाइड करेंगे तो 18 1 जा 18, यहाँ से कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, तो ये 70 हो जाएगा। 18 4 जा तो 72 होता है, लेकिन ये 18 3 जा टेबल में चला जाएगा। 18 3 जा के टेबल में चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन 13.8 वाला ऑप्शन जो है इसके साथ फिट कर जाएगा, क्योंकि बाद में पॉइंट भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पूरा सॉल्यूशन हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें अपने ऑप्शन पर पहुँचना है। यही ट्रिक आपको अपनानी होगी, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी आ रहे हैं, साइंस के आए थे, और साइंस के अगर इतनी लेंदी पेपर आए तो आपको बहुत जल्दी जल्दी जो है स्मार्ट टेक्निक जो है वो फॉलो करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सॉइल से क्वेश्चन आ गया। एनसीईआरटी में हम पढ़ते भी हैं इस चीज़ को। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 सॉइल A, B, C आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज बेस्ट फॉर ग्रोइंग व्हीट। ABC मृदा 3 प्रकार की हैं और उनके लक्षण नीचे दिए हैं। गेहूं की फसल उगाने के लिए कौन सी मृदा जो है वो सबसे उत्तम है, ये हमें बतानी है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो गेहूं की फसल है वो लोमी एंड आपकी क्लेड, लोमी और क्लेड सॉइल में जो है वो उगाई जाती है। लोमी और क्लेड सॉइल,
और क्लेड सॉइल का फीचर क्या होता है, जिनमें सबसे सूक्ष्म कण होते हैं, बारीक कण होते हैं, वो आपकी चिकनी मिट्टी क्लेड सॉइल होती है। उसमें पानी होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है, अब गेहूं की फसल जाड़ों के टाइम होती है, पानी कम होता है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनकी अच्छी होती है, वो पानी को अपना अच्छे से होल्ड करके रखते हैं। तो क्लेड सॉइल हो गया। ठीक है, तो ये क्लेड सॉइल का फीचर यहाँ हमें देखिए ए में तो नहीं दिखेगा। ए क्या बोल रहा है, लार्ज नंबर ऑफ बिग पार्टिकल, और वो हमको मिलते हैं सैंडी सॉइल में, जो आपकी रेत होती है। और रेत की जो जल प्रतिधारक क्षमता होती है वो बहुत निम्न होती है, कम होती है, वो पानी को अपने अंदर होल्ड ही नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो ए है वो कौन सी सॉइल है, वो आपकी सैंडी सॉइल है। तो सैंडी सॉइल का तो प्रयोग ही नहीं किया जाता वीट के लिए, तो ये वाला तो बाहर हो गया। अब बी सॉइल क्या है, उसका फीचर क्या बताया है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ फाइन पार्टिकल होते हैं, महीम कण होते हैं। तो महीम कण किस में होते हैं, वो आपकी क्लेड सॉइल में होते हैं, उसी में सबसे छोटे कण होते हैं। और उसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग जो जल प्रतिधारक क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली यहाँ पर बी में किसकी बात हो रही है, क्लेड सॉइल की बात हो रही है। और हमको पता होना चाहिए कि क्लेड सॉइल का प्रयोग होता है वीट की खेती में। फिर सी कौन सी सॉइल है, अबाउट सेम नंबर ऑफ बिग एंड फाइन पार्टिकल, इसमें बिग पार्टिकल भी हैं और फाइन पार्टिकल भी हैं। और इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल प्रतिधारक क्षमता है, वो भी माध्यम है। तो बेसिकली यहाँ पर ये लोमी सॉइल की ही बात कर रहा है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है किसका, आपका सैंड का और आपका क्लेड का। तो लोमी सॉइल और यहाँ पर आपकी क्लेड सॉइल, दोनों की बात है सॉइल बी और सी में। तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। बी और सी जो है वो जो सॉइल हैं वो उपयुक्त हैं किससे, कौन सी फसल उगाने के लिए, गेहूं की फसल उगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रेस्पायर थ्रू डिफरेंट ऑर्गन, विभिन्न जीव विभिन्न अंगों द्वारा श्वसन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैच द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन कॉलम बी। तो स्तंभ ए में दिए गए जीवों को स्तंभ बी में दिए गए श्वसन के उनके अंगों से क्या करना है, हमको मिलान करना है, और ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। अब आपको सबसे पहले इसी से समझ जाना है, ये जो फ्रॉग होता है, सीधी सी बात है, ये ज़मीन पर लंग से श्वसन करता है। ज़मीन पर किससे श्वसन करता है, ये लंग्स से, फेफड़ों से श्वसन करता है। तो ए का फोर्थ होगा। अब ए का फोर्थ होगा तो वो एकमात्र पहले ही ऑप्शन में, तो मतलब पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जो फ्रॉग है वो आपका लंग से श्वसन करता है। और जो केंचुआ होता है, जो अर्थवार्म होता है, वो अपनी स्किन, जो उसकी आपने स्किन देखी होगी वो गीली होती है, जो उसकी गीली त्वचा है वो उसी से क्या करता है, अपना श्वसन करता है। तो याद रखेंगे जो अर्थवर्म है वो अपनी मॉइस्ट स्किन से श्वसन करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप याद रखेंगे कि केंचुआ जो है वो अपनी गीली त्वचा से श्वसन करता है। कॉकरोच किससे श्वसन करते हैं, ट्रैकिया से, उनके साइड में ट्रैकिया होती है जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। जो फिश होती है वो अपने क्या करती है, क्लोम, गिल्स जो होते हैं उनसे श्वसन करती है, उनका जो रेस्पिरेशन का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, जो मिलान है वो यही सही बैठ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो एग्जाम में पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर हमें बताना है वनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। वन जो होते हैं वो मृदा के अपवर्धन को रोकते हैं, बिल्कुल। जो फॉरेस्ट होते हैं वो प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, क्योंकि जो उनकी जड़ें होती हैं वो सॉइल को पकड़ कर रखती हैं, जिससे जो सॉइल इरोजन है वो कम होता है, ये बात सही है। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नेबरिंग एरिया, ये बात भी सही है। वन अपने आसपास के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा लाने में जो है वो सहायक होते हैं। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी, ये तो सीधी सी बात होगी। जो फॉरेस्ट होते हैं वो प्रभावित करते हैं किसे, हमारी जो जलवायु है, जल चक्र है, उन सबको अच्छे से प्रभावित करते हैं फॉरेस्ट जो होते हैं। तभी हमें ज़्यादा फॉरेस्ट लगाने चाहिए। अगर फॉरेस्ट कम होते हैं तो क्लाइमेट पर इफेक्ट आता है, एयर की क्वालिटी पर भी इफेक्ट आता है। ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं तो एयर की क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये तीनों पॉइंट जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। और यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा था तो वो ऑप्शन 4 ही यहाँ पर गलत होगा। इन द फॉरेस्ट ट्री फॉर्म द अपर मोस्ट, ठीक है, जो फॉरेस्ट होते हैं, ट्री जो होते हैं वो अपर मोस्ट जो है वो फॉर्म करते हैं, ये बात सही है। एंड द शर्ब्स फॉर्म द लोएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन, ये बात यहाँ पर गलत है। शर्ब्स नहीं होते क्योंकि ये तो मीडियम मॉडरेट टाइप के जो हैं वो प्लांट्स होते हैं। तो जो शर्ब्स होते हैं वो बीच में आते हैं, ठीक है, वो बीच की लेयर फॉर्म करते हैं। और जो हर्ब्स होते हैं वो सबसे निचले होते हैं फॉरेस्ट में। तो याद रखेंगे जो ट्री होते हैं वो अपर मोस्ट फॉर्म करते हैं फॉरेस्ट में, जो शर्ब्स होते हैं वो बीच वाले प्लांट्स होते हैं, इस तरह से रहते हैं, तो वो बीच में आ जाते हैं आपके शर्ब्स। और जो लोएस्ट लेयर होती है वेजिटेशन की जो फॉरेस्ट के अंदर, वो आपकी हर्ब्स होती हैं, ना कि शर्ब्स। तो ये 4th पॉइंट ही यहाँ पर गलत है। एक वन में वृक्ष जो वनस्पति की हैं वो सबसे ऊपरी होते हैं,
उनके, और जो झाड़ होते हैं वो सबसे निचली परत होती हैं। झाड़ नहीं होते, जो हर्ब्स होते हैं वो सबसे निचली परत पर आते हैं, जो झाड़ होते हैं वो तो बीच में होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फ्लोइंग एडेप्टेशन हेल्प कैमल सर्वाइव डेजर्ट कंडीशन। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऊँटों को रेगिस्तान में परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कौन सा अनुकूलन मदद करता है? सीधी सी बात है, दे हैव लॉन्ग लेग्स। उनकी टांगें जो होती हैं वो लंबी होती हैं और वही उनको मदद करती हैं डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करने के लिए। कैसे, क्यों? क्योंकि उनके जो पैर होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, जो उनको रेत में चलने में मदद करते हैं, और साथ में जो उनकी बॉडी होती है ना वो काफ़ी रेत से ऊपर हो जाती है, जिससे जो हॉटनेस होती है, जो सैंड के अंदर बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है, वो उनकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती। उनकी बॉडी जो है वो ऊंची हो जाती है। इसलिए जो कैमल होते हैं उनके जो लेग्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। तो यही पॉइंट जो है यहाँ पर सही है। बाकी सारे तो ऐसी फालतू के ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसी से भी समझ जाते हैं। ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पर सही है। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है 13 क्वेश्चन में, मैच द नेम ऑफ ग्लैंड गिवन इन कॉलम ए। स्तंभ ए में दिए गए ग्रंथियों के नाम दे रखे हैं, जैसे थायराइड, पेनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहाँ पर उनकी कंडीशन कॉज ड्यू टू देयर इरेगुलर फंक्शनिंग। अगर वो सही रूप से काम नहीं करते हैं तो उनके कारण, उनकी वजह से जो परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी वो हमको यहाँ पर स्तंभ बी में दी गई हैं, कॉलम बी में दी गई हैं कंडीशंस, और उनसे हमें उनका मैच देखना है। देखिए, थायराइड ग्लैंड में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको ग्वाइटर होने के चांस है, घेंगा जो होता है गले में वो हो सकता है। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड आपको सेकंड या थर्ड ऑप्शन में मिलता है। उसके बाद देखते हैं क्या बोलता है पैनक्रियाज। देखिए, जो पैनक्रियाज होता है वहाँ पर होता है इंसुलिन, और अगर वो वहाँ पर ख़राब हो जाएगा, इंसुलिन अगर प्रॉपर सही से रिलीज़ नहीं होगा, ये ज़्यादा रिलीज़ होगा या कम वो होगा, तो वहाँ पर सीधी सी बात है डायबिटीज़ होने के चांसेस होंगे। अग्नाशय से मधुमेह कनेक्ट होगा। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन तो यहाँ से बाहर हो गया। तो आपको बाकी 2 ऑप्शन देखने ही नहीं पड़े, आप अपने आंसर पर पहुँच गए। ये टेक्निक फॉलो करनी होगी एग्जाम में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लेंथी आते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो ऐसी टेक्निक फॉलो करनी है कि आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएँ। उसके बाद जो एड्रेनल ग्लैंड होता है वो हमारे स्ट्रेस और एंगर, जो तनाव और क्रोध होता है, ये हमारी किडनी के ऊपर जो होता है, ये हमारी किडनी के दोनों किडनी के ऊपर होता है एड्रेनल ग्लैंड, और ये सीक्रेट करता है एड्रेनल हार्मोन, जो हमारे स्ट्रेस और एंगर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में होता है, पीयूष ग्रंथि, ये हमारे मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है, और ये हमारी ग्रोथ जो होती है उसको इफेक्ट करती है। जो हमारी ग्रोथ है वो अवरुद्ध हो जाती है अगर यहाँ पर ये सही से फंक्शन नहीं कर रहा होता है। तो ये यहाँ पर मिलान आपका जो है वो कौन सा बैठ रहा था? ऑप्शन नंबर 3 वाला मिलान यहाँ पर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ईस्ट। ईस्ट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमको बताना है। ईस्ट आपकी फंगाई में आती है, तो ये हमने पढ़ा भी है कि ये सिंगल सेल होती है। मोस्टली फंगाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट जो है वो वहाँ पर फंगाई में एक्सेप्शन है, और ये आपकी सिंगल सेल होती है, एक कोश की है। तो ये बात तो सही हो गई। ईस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बिल्कुल, ईस्ट में हमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन ही देखने को मिलता है। जब हम इसको खमीर बनाने में प्रयोग करते हैं तो ये मल्टीप्लाई रैपिडली करता है और प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स इसमें फॉर्म होती हैं। तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ईस्ट कैन रिमेन डोरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ईस्ट एक लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल ऐसा प्रतीत होगा जैसे मरा हुआ है, तो मतलब इस तरह से ये बहुत लंबे समय तक रह सकता है, ये बात सही है। और यहाँ पर ये आप सीधे पहचान जाते हैं, हम पढ़ते भी हैं, बचपन से पढ़ते आते हैं साइंस में। ईस्ट और हाइड्रा जो है वो आपका रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बडिंग, ना कि आपका फ्रेगमेंटेशन। तो ये यहाँ पर विखंडन के द्वारा प्रजनन नहीं करता। विखंडन के द्वारा जो प्रजनन करते हैं वो आपके क्या करते हैं? वो आपके शैवाल करते हैं, वो आपके एल्गी करते हैं फ्रेगमेंटेशन, ना कि ईस्ट। ये जो ईस्ट और हाइड्रा होते हैं, ये आपके कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं? ये बाय बडिंग करते हैं, आपके बडिंग द्वारा ही प्रजनन करते हैं। दिमाग में अच्छे से याद रखिए। तो ऑप्शन 4 ही यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, रीड द स्टेटमेंट यहाँ पर दी है और फिर से हमको अपना जो सही चुनाव है वो यहाँ पर करना है। असर्शन है, अभिकथन क्या दिया है? बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर टू प्रोड्यूस ऐश इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। कागज के एक टुकड़े का
जलकर राख में परिवर्तित होना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो कागज़ है वो ऐश में, जो राख है उसमें परिवर्तित हो रहा है और वो वापस से रिवर्सिबल नहीं हो सकता। तो वो आपका केमिकल चेंज ही यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है हमको, ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न क्या, देखिए रीज़न क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर केमिकल चेंज, यहाँ पर क्या हो रही है, एक रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से केमिकल चेंज यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या बोला रीज़न में कि बर्निंग ऑफ अ पेपर, ये मतलब अभिकथन हमारा सही है। बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज, ये बात भी सही है। जो कागज़ के टुकड़े का जलना है वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, मतलब वो वापस से हम उसको, ऐसा थोड़ी होता है कागज़ हम फिर से प्राप्त कर लेंगे, नहीं, वो इरिवर्सिबल है, ये बात भी यहाँ पर सही है। लेकिन ये रीज़न नहीं हो सकता इसके लिए। यहाँ पर तो ये भी जो रीज़न दिया ना, ये भी एक तरह से अभिकथन ही लग रहा है कि इन्होंने सीधी सी एक स्टेटमेंट बोल दी कि जो पेपर है वो यहाँ पर हमको बर्निंग ऑफ पेपर में इरिवर्सिबल चेंज देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका ये रीज़न नहीं हो सकता कि बर्निंग ऑफ पेपर प्रोड्यूस ऐश इज़ एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। तो यहाँ पर हम ये बोल देंगे, रीज़न इसका ये होता कि अगर यहाँ पर लिखा होता केमिकल, इन केमिकल चेंज रिएक्शन टेक प्लेस एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, वो उसके पीछे एक रीज़न हो जाता, ना कि ये तो इसकी कथन ही दे दिया यहाँ पर कि बर्निंग ऑफ पीस जो है वो पेपर जो है वो आपका रिवर्सिबल चेंज है। तो दोनों बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ये तो यहाँ पर एक अलग से अभिकथन टाइप लग रहा है, ना कि इसका कोई रीज़न। तो दोनों सही है, लेकिन आर इसको सही से एक्सप्लेन नहीं करेगा। 16 क्वेश्चन जो है, अ टेस्टर वॉज यूज टू चेक द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ लिक्विड। जैसे हम एनसीईआरटी में जो पढ़ते हैं, ये हमने एनसीईआरटी में वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन भी कर रखा है अच्छे से। एक द्रव में विद्युत धारा के प्रवाह को जांचने के लिए, मतलब एक द्रव है उसमें इस तरह से यहाँ पर क्या होंगे, ये आपके सेल के जो है, सेल कनेक्ट होगा, ऊपर से पूरी इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम होगा। तो इनके जो तार हैं या फिर ये कहेंगे वो पानी में डाले जाते हैं और देखा जाता है कि जो बल्ब है क्या वो जल जाएगा। तो बेसिकली ये चेक करना चाहते हैं कि पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, मतलब जो भी सॉल्यूशन उसमें डाला है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, बीच में गैप है कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगी और ये जला देगी क्या बल्ब को। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के टेस्ट करने के लिए कि वो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी नहीं करेगी, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो एक टेस्टर का प्रयोग किया जाता है ये चेक करने के लिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उस लिक्विड के थ्रू या नहीं। एंड इट वॉज फाउंड दैट बल्ब ऑफ द टेस्टर डिड नॉट ग्लो। ये पता लगा कि जो टेस्टर में बल्ब लगा होता है वो ग्लो ही नहीं करा। इट मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी है उस सॉल्यूशन के अंदर से या तो बहुत ही कम मात्रा में होगी कि वो इतनी कम थी कि वो टेस्टर को जला ही नहीं पाई, या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं कर रही होगी, यही कंडीशन रही होगी। तभी तो टेस्टर क्या होगा, उसका जो बल्ब है वो जल नहीं पाया होगा, उसको तो बहुत ही लिटिल अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो विच ऑफ द फ्लोइंग टू स्टेटमेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन। तो निम्नलिखित दो कथनों में से कौन सा कथन इस अवलोकन की व्याख्या कर पाएगा। तो पहला क्या बोला, द सर्किट ऑफ टेस्टर रिमेन इनकम्प्लीट। बिल्कुल, जो सर्किट है टेस्टर का वो इनकम्प्लीट है, संप्रेक्षित का परिपथ पूरा नहीं हुआ। द सर्किट ऑफ टेस्टर रिमेन इनकम्प्लीट, वो कैसे इनकम्प्लीट रहा, देखिए बीच में गैप है ना, उसको पानी में डाला गया, मतलब सॉल्यूशन में डाला गया लिक्विड में। अब उस लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मतलब वो खाली हो गया, मतलब ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया तो मतलब सर्किट इनकम्प्लीट है। तो सीधी सी बात है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही इसको व्याख्यान कर सकती है और इसी वजह से क्या होगा, टेस्टर जो है वो जला नहीं होगा। ठीक है, द करंट थ्रू द टेस्टर वॉज टू वीक। जो ये टेस्टर है उसके अंदर जो विद्युत धारा है वो बहुत ही दुर्बल है, बहुत ही वीक है, इसी वजह से टेस्टर जो है वो जल नहीं पाया होगा। तो दोनों ही बात यहाँ पर जो है इसकी व्याख्यान कर सकती हैं। तो ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फिर से प्रीवियस सीरीज़ में बहुत अच्छे से समझाया था ये वेनेशन आपका कितनी टाइप की रूट्स हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग प्लांट ऑफ व्हीट एंड ग्रास। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए गेहूं और घास के पौधे के लिए। देखिए गेहूं और घास दोनों के पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, वो आपकी कौन सी रूट होती हैं, फाइब्रस रूट होती हैं, रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं, जड़ों के गुच्छे मिलते हैं जब आप इनको उखाड़ के देखेंगे, चाहे गेहूं का पौधा ले लो चाहे घास का पौधा ले लो। अब क्योंकि दोनों में फाइब्रस रूट होती है और जहाँ फाइब्रस रूट होती है, रेशेदार जड़ें होती हैं, तो वहाँ पर किस तरह का शिराविन्यास पाया जाता है आपका पत्तियों में, वहाँ पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। उनकी जो पत्तियाँ होती हैं उनमें आप देखेंगे सीधी सीधी धारी जो है वो खिंची हुई होती हैं। तो आप व्हीट और ग्रास दोनों में ही फाइब्रस रूट होगी और साथ में दोनों में
में ही जो शिरा विन्यास होगा वो कैसा होगा, वो पैरेलल होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सेम टाइप ऑफ रूट वीट में और ग्रास में दोनों में ही सेम टाइप की रूट पाई जाएंगी और सेम टाइप का ही जो लीफ वेनेशन है, पत्तियों का शिरा विनाश है, शिरा विन्यास है, वो भी समान ही होगा क्योंकि दोनों के अंदर फाइब्रस रूट है और फाइब्रस रूट में जो आपका शिरा विन्यास होता है, जो पत्तियों के अंदर धारियाँ होती हैं, जो उनकी वेन्स होती हैं, वो भी कैसी होती हैं, वो भी सीधी ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है कि दोनों में समान प्रकार की जड़ें होंगी और दोनों में ही समान प्रकार की पत्तियों का जो सिरा विन्यास है वो भी समान ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। देखिए क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि आप डर जाएंगे कि कितना मतलब हाई फाई क्वेश्चन दे दिया बट असल में ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो एग्ज़ाम में घबराना नहीं है, क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही है, उसको ध्यान से समझना है। थ्योरी जो अच्छे से पढ़ेगा वो इसको कर लेगा। जिसने 32 क्लासेस डीपली देख ली, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया, उसको सीटेट साइंस पेपर 2 अच्छे से क्रैक करने से कोई रोक ही नहीं सकता। देखिए टेबल गिवन बिलो एंड लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ 3 मटेरियल ABC। यहाँ पर नीचे दी गई तालिका में 3 पदार्थ हैं, ABC के गुणधर्म जो हैं वो सूचीबद्ध किए गए हैं। ABC विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वुड यू यूज टू मेक स्मॉल करंट रेटिंग फ्यूज इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, इन पदार्थों में से किस पदार्थ का प्रयोग आप घरेलू विद्युत परिपथ में कम विद्युत रेटिंग वाले फ्यूज को बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जो फ्यूज होता है, जो घर में हम फ्यूज लगाते हैं, वो किस लिए होता है कि जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आए तो वो फ्यूज़ क्या करे, वायरिंग को पिघला दे या वायरिंग को तोड़ दे, जिससे जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रुक जाए, है ना। तो बेसिकली इसीलिए तो हम फ्यूज़ लगाते हैं। तो फ्यूज़ हम लगा रहे हैं तो वो कौन सा मटेरियल हम इन तीनों में से यूज़ करेंगे ये हमको बताना है फ्यूज़ बनाने के लिए। तो हम एक ऐसे मटेरियल का यूज़ करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा। मतलब अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हुआ, आपके घर जो इलेक्ट्रिसिटी है सपोज़ वो 40 डिग्री तक आ सकती है ना। उससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ़्लो करेगी तो आपका जो शॉर्ट सर्किट वगैरह होने के चांसेस हैं। तो आप ऐसा फ्यूज़ लगाएंगे कि जो 40 डिग्री पर ही मेल्ट कर जाए, ताकि जैसे ही उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो तो वो मेल्ट करे और पिघल के टूट जाए, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो है वो ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, उसका कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक मटेरियल दिख रहा है, मटेरियल बी, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो सेल्सियस में है उसका गलनांक काफ़ी कम है। मतलब अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट 1090 है, ये 1090 डिग्री जब सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तब जाके पिघलेगा, तो इसमें तो पूरा घर जल जाएगा इतना। ऐसे ये 980 भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 240 बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, मतलब तार जो है वो जिससे हमने फ्यूज़ बनाया है वो जल्दी पिघल जाएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो बी। अब देखिए जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है। तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से रोक पाएगा। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में इसका प्रतिरोध जो है वो काफ़ी अच्छा है, इसकी जो रोकने की क्षमता है वो काफ़ी अच्छा है। अब अगर हम सी को भी ले लें 1% के लिए, तो देखिए यहाँ पर प्रतिरोध इसका ज़्यादा और इसका कम हो गया, जबकि इसका और ज़्यादा होना चाहिए था। मतलब रोकने की क्षमता इसकी इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा होनी चाहिए थी, वो हमें यहाँ नहीं दिख रही है। तो ना तो ए यूज़ करेंगे ना सी यूज़ करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा, केवल बी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, मतलब जैसे आप जा रहे हैं, आपके रास्ते में पत्थर लगा दिया तो आपको रोक दिया, तो सेम ऐसी इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कर रही होती तो उसमें बीच में रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को कम कर देता है या रोक देता है। तो वो ज़्यादा होगा, तो सीधी सी बात है फ्यूज़ में ही हम उसका ज़्यादा प्रयोग करेंगे ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को रोक दे। तो केवल बी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन में इन पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं है, आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता, सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है ये हमको बताना है। मोशन, गति से क्वेश्चन बना है। द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड, रोल कर रही है बॉल ग्राउंड में, इज़ रेक्टिलिनियर एज वेल एज रोटेशन। देखिए जो रेक्टिलिनियर होता है, ये जो आपका रेखीय आपका दोलन कह रहे हैं, मोशन होता है। ये जो रेखीय मोशन होता है, रेक्टिलिनियर गति होती है, मोशन होता है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब एक वस्तु एक स्थान से दूसरी जगह पर जाती है तो वो आपका रेक्टिलिनियर मोशन होता है। अब यहाँ पर जो है बॉल रोल कर रही है ग्राउंड पर, तो वो एक जगह से दूसरी जगह तो जा ही रही है, तो रेक्टिलिनियर तो होगा ही होगा, साथ में रोटेशनल भी होगा, क्योंकि वो
घूम रही है तो अपने ऊपर क्या कर रही होगी, बॉल जो है वो रोल कर रही होगी, तो रोटेशनल भी मिलेगा और रेक्टेंगुलर भी मिलेगा, तो दोनों ही बात यहाँ पर सही होंगी। ज़मीन पर उड़कती है गेंद में जो है वो रेखीय भी होती है और साथ में गुणात्मक जो है वो गति भी हमको देखने को मिलेगी। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, द मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग। आपने देखा होगा झूले पर झूलते एक बच्चे की गति आवृत्ति भी होगी और साथ में पीरियोडिक भी होगी। जो बच्चा देखिए झूले पर झूलता है, ये वाला जो झूला होता है इस तरह से बैठने वाला, आगे गए पीछे गए, ये वाला झूला जो होता है बचपन में खूब बैठते हैं, तो ये है आपका स्विंग है। इसमें पीरियोडिक मोशन भी है और ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मतलब दोलन क्या होता है, एक बार आगे जाना एक बार पीछे जाना, ये दोलन है। और एक निश्चित समय में बार बार उस चीज़ को करना वो पीरियोडिक होती है। जैसे अर्थ 365 दिन में चक्कर लगाती है तो बार बार 365 में ही लगा रही है, तो वो पीरियोडिक भी है, मतलब एक निश्चित समय में बार बार उसी चीज़ का चक्कर लगाना। तो झूले पर भी ऐसा ही होता है, आप आगे जा रहे हैं एक निश्चित समय में, पीछे आ रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर पीछे जा रहे हैं, तो हमको वहाँ पर पीरियोडिक के साथ साथ ऑसिलेटरी मोशन, दोलन और आवृत्ति दोनों गति हमको झूले में देखने को मिलती है, ये बात भी सही है। द मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज सर्कुलर एज वेल एज पीरियोडिक। बिल्कुल, ये पंखे के एक ब्लेड की बात कर रहा है। जैसे पंखे में इस तरह से 3 ब्लेड होते हैं ना, और बीच में ऐसे पंखा होता है, तो यहाँ पर बिजली के किसी पंखे के एक ब्लेड पर अंकित बिंदु की गति वृत्तीय भी होती है और आवृत्ति भी होती है। सीधी सी बात है, सर्कुलर भी है और पीरियोडिक भी है। पंखा भी क्या हो रहा है, जैसे पंखा क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है और बार बार उसी जगह पर गोल गोल घूमता जा रहा है एक निश्चित समय पे। अगर 5 पे आपने पंखा कर दिया फुल स्पीड पर, तो वो फुल स्पीड पर घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता रहेगा। उसकी पंखी जो है अगर वो 5 सेकंड में घूम रही है पूरा चक्कर लगाने में, तो उतना ही टाइम लेगी बार बार, तो वो सर्कुलर भी है और साथ में क्या है, वो पीरियोडिक भी है, तो ये बात भी सही है यहाँ पर। द मोशन ऑफ अ निडल ऑफ अ स्विंग मशीन, जो मशीन होती है आपने देखा होगा वो ऊपर जाती है नीचे होती है, ऊपर नीचे, पहले नीचे आती है, धागा पिरोती है, फिर ऊपर जाती है, इस तरह से नीचे ऊपर जाती है नहीं जाती है। जो स्विंग मशीन होती है, जो घर में सिलाई मशीन होती है, वो एक सिलाई मशीन की सुई की जो गति होती है वो दोलीय भी होती है और रेखीय होती है। देखिए रेखीय यहाँ पर नहीं होगा, तो कितना कैसे लास्ट में जाकर कितना ट्रिकी दिखाया है यहाँ पर। जो स्विंग मशीन होती है, सॉरी स्विमिंग बोल दिया, जो स्विंग मशीन होती है वो ऊपर नीचे होती है। जब ऊपर नीचे हो रहा होता है तो वो दोलन होता है, ऑसिलेटरी होता है, ये बात तो सही है। अब मशीन में जो सुई है वो ऐसा थोड़ी हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, नहीं, तो वहाँ पर रेक्टिलिनियर नहीं होगा, वहाँ पर आपका पीरियोडिक होगा। एक निश्चित समय में ऊपर नीचे कर रही है तो वो ऑसिलेटरी के साथ साथ पीरियोडिक होगा, ना कि रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर रेखीय का मतलब होता है वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन 4 ही यहाँ पर क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 20। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सारे क्वेश्चन को खुद से फ्रेम करना, उनको रखना, ठीक है, फिर पूरी आपकी वीडियो बनाना, उसको एडिटिंग करना। तो प्लीज़ अगर आपको दिल से सच में वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करा करें, ठीक है, और उसके बाद शेयर भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं, बस इतना ही सपोर्ट मुझे आपका चाहिए। द फ्लोइंग पैराग्राफ डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, आइडेंटिफाई ABCDE। नीचे दिए गए अनुच्छेद इंद्रधनुष को बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं और ABCDE हमको यहाँ पर पहचानने हैं। देखिए जब सनलाइट फॉल करती है आपकी किस पर, टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, सूर्य का प्रकाश जब पानी की छोटी बूंद पर आकर पड़ता है तो सबसे पहले वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, मतलब जो है अपवर्तन जो है वो हमको देखने को मिलता है। लाइट जो है एक माध्यम से, देखिए लाइट यहाँ से आके पानी की बूंदों में जा रही है, एक माध्यम से दूसरे में जा रही है, तो सबसे पहले तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। सम रेज अंडरगो रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री ऑफ 2 मीडियम एंड स्प्लिट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, उसके बाद डिस्पर्जन होगा। तो पहले रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद डिस्पर्जन होता है, उसके बाद वो रंगों में बिखरेगी। तो यहाँ पर ए क्या है आपका, रिफ्रैक्शन होगा। देखिए यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी समझाया है, जैसे सन की रेज हैं ये यहाँ पर आई तो सबसे पहले अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद जो है वो प्रकाश जो है उसके बाद उसका डिस्पर्जन हो जाएगा, वो डिफरेंट कलर में जो है डिस्पर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या देखने को मिला, अपवर्तन सबसे पहले जो किरण है वो अपवर्तित हुई, रिफ्रैक्शन जो है वो हमको देखने को मिला। उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में, उसके बाद यहाँ पर बोला है बी कलर डाइवर्ट द मैक्सिमम। देखिए जो मैक्सिमम कलर डाइवर्ट करता है जब रेनबो फॉर्म होता है तो वो आपका वायलेट ही होता है, बैंगनी कलर जो है वो मैक्सिमम डाइवर्ट करता है। और जो मैक्सिमम डाइवर्ट करता है सीधी सी बात है उसकी स्पीड जो, क्योंकि उसका डाइवर्जन वो फैल रहा है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स कर रहा है, तो सीधी सी बात है उस डाइवर्जन की वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, वो कम होगी। तो बी जो है वो कौन सा कलर है यहाँ पर, वायलेट है आपका। कौन सा कलर है, वायलेट है, विवग्योर होता है ना, विवग्योर,
तो उसमें ये जो वायलेट है, ये वायलेट कलर है, ये सबसे ज़्यादा डेविएट करता है, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा मैक्सिमम, और इसकी स्पीड जो है वो कम होगी, तो यहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी। वेयर एज डी कलर डेविएट द लीस्ट, ये जो डी कलर होता है ये सबसे कम डेविएट करेगा, वो डी कलर क्या हो जाएगा, विव ग्योर। तो आर जो रेड है वो सबसे कम जो है वो डेविएट करेगा लीस्ट, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो भी क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पर सही होगा। पहले अपवर्तन रिफ्रैक्शन होगा, वो जो कौन सा कलर था जो सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा, वो वायलेट होगा, और उसकी स्पीड डेविएशन की वजह से, जब सबसे ज़्यादा डेविएट कर रहा है तो उस डेविएशन की वजह से उसकी जो स्पीड है वो सबसे कम होगी, मिनिमम होगी। और जो रेड कलर होता है वो सबसे कम डेविएट करता है, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो भी क्या होती है, सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है। ये आपको समझना होगा अच्छे से। तो देखिए विवग्योर में 7 कलर होते हैं, विवग्योर में आपकी जब रेनबो फॉर्म होता है 7 कलर होते हैं। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो वायलेट कलर होता है वो सबसे ज़्यादा डेविएट करता है, और जो रेड कलर होता है वो सबसे कम डेविएट करता है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए रात के समय लाल रंग का प्रयोग करा जाता है, क्योंकि वो सबसे कम डेविएट करता है, वो दूर से दिख जाता है, वो फैलता नहीं है, वो पॉइंटेड रहता है। तो ठीक है, इस चीज़ से आप ध्यान रखेंगे। जब इस तरफ बढ़ते हैं तो याद रखेंगे जो फ्रीक्वेंसी है वो घटती चली जाती है। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए। धीरे धीरे इन सब की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, और जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ती जाती है। याद रखेंगे जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बढ़ता जाता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो घटती जाती है। तो हम ये बोलेंगे जो विवग्योर कलर है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और इसका तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम है। अब अगर मैं रेड कलर के बारे में बोलूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो कम है, लेकिन इसका जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो बी जो है वायलेट सबसे ज़्यादा विचलित हुआ, वेग यहाँ पर इसका कम होगा, जबकि रेड कलर जो है वो सबसे कम विचलित होगा, और उसकी जो आवृत्ति है वो भी कम होगी। तो मुझे लगता है पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही था। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहें।